ब्रेक के बाद स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पोल स्टेट एग्जिट पोल। और इसमें अब धीरे धीरे रहस्य से पर्दा उठ रहा है। सबसे पहले सबसे बड़ा सूबा क्या कह रहा है एग्जिट पोल के इशारों से 23 मई के संदर्भ में, आइए वो देखते हैं। किसको कितनी सीटें जानी दिख रही हैं इस एग्जिट पोल के आकलन के मुताबिक। भारतीय जनता पार्टी को 37, कांग्रेस को 2, बीएसपी को 15, एसपी को 25 और अदर्स के खाते में 1। मतलब भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से सबसे ज्यादा सीटें लेने वाली पार्टी तो दिख रही है, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे उसके फिगर्स उलट गए हों। 3-7 पिछली बार 7-1 था, इस बार 3-7 हो गया है। और अनुराग बत्ता साहब, एक क्विक कमेंट आपसे, ये क्या दिखा रहा है एग्जिट पोल? ये तो बहुत एक्सपेक्टेड लाइंस पे है। इसमें अगर ये एग्जिट पोल सही है तो ये जो ग्राउंड पे सिचुएशन है उसको दर्शा रहा है कि बसपा और सपा के गठबंधन ने काम किया है और जो कांग्रेस की सेफ सीट्स है उस पर कांग्रेस जीता है। नहीं, लेकिन गठबंधन ने वैसा काम क्यों नहीं किया जैसा काम अपेक्षित था? अत्रे साहब, बिल्कुल आप लोगों ने साथ नहीं दिया, स्पॉइल स्पोर्ट्स कर दिया, वोट कट हुआ। मैं खैर आपके इस पे प्रश्न चिन्ह तो नहीं ज्यादा लगाऊंगा, लेकिन मैं फिर भी इत्तेफाक नहीं रखूंगा क्योंकि नतीजे उत्तर प्रदेश के इस बार चौंकाने वाले आने हैं। आप भले ही जो है एग्जिट पोल आपका 2 सीटें, चलिए नतीजे चौंकाने वाले होंगे तो आप किधर जाना है? उम्मीदें काफी। बिल्कुल, चलिए मध्य प्रदेश का एग्जिट पोल क्या कहता है ये देखिए तस्वीर। इस वक्त मध्य प्रदेश में बीजेपी 21 सीटें हासिल कर रही है इस एग्जिट पोल के मुताबिक और कांग्रेस को 8 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है, यानी कि कांग्रेस कुछ प्लस में जाती हुई यहां पर दिख रही है। 27 सीटें थी पिछली बार भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन 21 सीटें इस बार मिल रही हैं बीजेपी को मध्य प्रदेश में। तो आइए अब चलते हैं एक और बड़े राज्य, 42 सीटें वेस्ट बंगाल में। यहां भारतीय जनता पार्टी 14 ला रही है, कांग्रेस की 2 सीटें निकल रही हैं, तृणमूल कांग्रेस 26 पर सिमट रही है और सीपीएम जो कि एक समय तूती बोलती थी 0, अदर्स 0। यानी कि कांग्रेस को कोई फायदा, कांग्रेस को 2 का नुकसान, टीएमसी को भी नुकसान और बीजेपी 2 से पहुंच रही है 14 पर। यानी कि बीजेपी इस बार एग्जिट पोल के मुताबिक 12 सीटें गेन करती हुई नजर आ रही है। चलिए और आइए अब चलते हैं राजस्थान। पिछली बार 25 में से 25, इस बार कितने? 25 में से 24, 1 नंबर कम हुआ और वो 1 नंबर जो जा रहा है वो कांग्रेस को जा रहा है, अदर्स के खाते में 0। मतलब 1 नंबर कटे हैं यहाँ, 1 सीट कांग्रेस ने रेस्ट कर ली है। और अब रुक करते हैं गुजरात का। गुजरात ने भी पूरी दी थी, 26 में से 26 दी थी, इस बार कितनी? 25 भारतीय जनता पार्टी, 1 यहाँ भी कांग्रेस छीन रही है। बिल्कुल 1 सीट छीनती हुई नजर आ रही है, लेकिन मुझे लगता है कि जितनी एंटी इनकम्बेंसी की बात की जा रही थी वो इन फिगर्स में बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा है। वैसी एंटी इनकम्बेंसी तो बिल्कुल नजर नहीं आ रही। 1 सीट का नुकसान तो हिंदी हार्टलैंड में वैसी एंटी इनकम्बेंसी जिसकी चर्चा की जा रही थी असेंबली इलेक्शंस के समय छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश के संदर्भ में, वो कम से कम यहाँ पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में एग्जिट पोल के आकलन में तो रिफ्लेक्ट नहीं हो रही। बिल्कुल बीजेपी को 1 सीट का नुकसान यहां पर होता हुआ दिख रहा है। और अगर हम ओवरऑल आंकड़ों की बात करें तो एनडीए 298 ये एग्जिट पोल है वो बता रहा है, यूपी 118 और अदर्स को 126 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। यानी कि जो मैजिकल फिगर है दिनेश 272, उसको तो पार करता हुआ एनडीए यहां पर दिख रहा है। पिछली बार के मुकाबले नुकसान जरूर है एनडीए को, लेकिन मैजिकल फिगर क्रॉस करता हुआ दिख रहा है। 272 अपने बूते इससे आगे निकल गया था भारतीय जनता पार्टी का रथ और 336 पर जाके रुका था एनडीए, लेकिन इस बार 298 पर एनडीए। मतलब एंटी इनकम्बेंसी का ऐसा नहीं है कि प्रकोप नहीं झेलना पड़ रहा है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि वो एंटी इनकम्बेंसी सरकार बनाने से रोक दे। यूपीए रथ बढ़ा तो आगे, कहा खुद कांग्रेस 44 पर सिमट गई थी और उसके पहले के इलेक्शंस में 204 पर थी, लेकिन अब वो अपने कुनबे के साथ भी बढ़ रही है तो 118 तक ही जा रही है। और अदर्स में जिसमें आप तमाम धींगा मुश्ती देख रहे हैं, इधर से उधर की दौड़ देख रहे हैं, एक नेता दूसरे नेता के पास जा रहा है, समर्थन जुटा के सरकार बनाने की कोशिश की बात हो रही है, वहां 126 तक ही आंकड़ा पहुंच रहा है। इसीलिए हम कह रहे थे सूत न का पास जिलाओं में लट्ठम लट्ठ। लेकिन क्या ये आकलन, ये प्रोजेक्शन जो हमको एग्जिट पोल के माध्यम से मिल रहा है, क्या उसी तरीके से ट्रांसलेट होता है? क्योंकि ये साइंटिफिकली किया गया है, बड़े सैंपल साइज को लेकर किया गया है, इसलिए बहुत मुमकिन है कि इसके आसपास जाकर ही असल में मामला रुकेगा। लेकिन इसमें एक मनीष अवस्थी साहब की त्वरित प्रक्रिया ले लें। मनीष साहब, ये एक्सपेक्टेड लाइंस पर है? देखिए, बातचीत तो हो रही थी कि भाई बीजेपी के नेतृत्व वाली ही सरकार बनेगी, लेकिन स्पष्ट रूप से जो आंकड़ा आ रहा है ये अपने आप में एक चौंकाने वाला आंकड़ा है, क्योंकि हिंदी पट्टी राज्यों में ऐसी उम्मीद थी कि भाई 3 राज्यों में जहां कांग्रेस ने अपना
दमखम दिखाया था विधानसभा चुनाव में, वहां पर अगर भी जो हमने राज्यों को दिखाया, चाहे मध्य प्रदेश में थोड़ा ज्यादा नुकसान है, राजस्थान हमने देखा, गुजरात हमने देखा, वहां पर वड़ा प्रधान का जो जादू है वो अब भी कायम है। तो ये सारी बातों को देखते हुए ऐसा लगता है कि लोगों ने देश के लिए वोट किया है और देश में ऐसे व्यक्ति के लिए वोट किया है जहां पर एयर स्ट्राइक ज्यादा बड़ा काम कर गई। संजय चोकर साहब के पास हम चल सकते हैं। संजय चोकर साहब, ये छन से जो टूटा कहीं सपना, संजय चोकर के पास हम चलेंगे। हरीश गुप्ता साहब, ये फिगर्स आपको कैसे दिखाई दे रहे हैं और ये कैसा दिखाई दे रहा है कि 118 और 126 मिलकर भी 272 दूर हैं? देखिए, ये सवाल यहाँ पे ये नहीं है। एनडीए को 298 सीटें इस माहौल में अगर मिल रही हैं तो मतलब बीजेपी के लिए ये बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि आपने ये एक तो इसमें ये नहीं बताया कि बीजेपी को इसमें कितनी सीटें हैं। क्योंकि अगर आप ये मान के चलें कि बीजेपी का आंकड़ा जरा भी कम हो गया तो कोई किसी का परमानेंट अलाई रहने वाला नहीं है। अच्छा, ये चुनाव बड़े अजीब किस्म का चुनाव है। तो फिर इशारा किस तरफ है कि फिर नहीं, इशारा जिधर पैसे होते हैं सरकार उधर बनती है। ऐसा नहीं होता है। राजनीति में ये कई बार देखा गया है, नीतीश कुमार से बड़ा खिलाड़ी कौन होगा? बयान भी तो आया। ये नहीं, देखिए, मेरा कहना यह है कि अगर केसीआर घूम रहे हैं शहर में, हर शहर के चक्कर लगा रहे हैं, तो क्यों लगा रहे हैं? कहीं उनको उम्मीद थी कि अगर बीजेपी के नंबर कम हो गए तो बीजेपी मुझे बाहर से सपोर्ट कर सकती है। अगर कांग्रेस देवगौड़ा को सपोर्ट कर सकती है तो फिर बीजेपी केसीआर को क्यों नहीं कर सकती? वो सब जगह जाके ये कह रहे हैं कि भाई मुझे बीजेपी का समर्थन मिल सकता है। आप इसमें भारतीय जनता पार्टी का आंकड़ा ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसमें यूपीए में आरजेडी आपने बताया है कि अगर राजस्थान में 25 सीटों में से 24 आपने जोड़ लिया उसको, अगर भाजपा को मिल रही है। अभी सस्पेंस क्यों खोले दे रहे हैं आप सारा का सारा? 21 तारीख। आइए एक बार नवल किशोर जी के पास चले। नवल किशोर साहब आरजेडी की तरफ से हमसे जुड़ रहे हैं। नवल किशोर साहब, इसमें आपका आंकड़ा क्या बिहार का आंकड़ा बता दें तो फिर नवल किशोर जी का कहना और भी आसान हो जाएगा। देखिए, मैं तो आपको ये पहले बताना चाहूंगा कि जो एग्जिट पोल है, कई बार जिनको आप दिखाते हैं उनके लिए एग्जिट प्लान का रास्ता खोल देता है। जिनको आप दिखाते हैं को बना रहे हैं, कई बार वो पीछे रह जाते हैं। और 2015 बिहार में भी ऐसा ही हुआ था। मैं बिहार में 1 महीना रहा हूं, वहां से जो जमीन से आवाज आ रही है वो कम से कम यूपीए को अप्रोचिंग 30 सीट आ रहा है, महागठबंधन को वहां पे आ रहा है। और जिस बीजेपी को आप मानते होंगे कि वहां पर 25 से ज्यादा आ रहे हैं, वो एकदम बिल्कुल उल्टा है वहां पे, अगर आप वहां से देखें तो। अभी कुछ दिन पहले मीना यादव की वहां पे रैली थी और दोनों यादव वहां पे थे, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने देखा कि भीड़ नहीं थी। नहीं, पता नहीं आप किस नजरों से देखें। अभी मैं दिखाता हूँ। लालू जी नहीं है, इसका असर नहीं आपको लग रहा है कि पड़ रहा है कुछ? हाँ, मीसा भारती अलग है। हाँ, सबसे बड़ा और ये आपका प्रताप मीडिया वालों को पीट रहे हैं। ये भी आपका गलत आरोप। अरे बिल्कुल, आप तस्वीरें देखिए। नहीं, तेज प्रताप ने एफआईआर किया है। जमीन पे आपका अपना काडर टूटा है। बिल्कुल नहीं टूटा है और जुड़ा है। जो कैडर पहले नहीं था वो फिर से जुड़ा है। ये आप इस गलतफहमी में नहीं रहे कि लालू जी नहीं है तो किन कारणों से नहीं है, वो ज्यादा महत्वपूर्ण रहा है। बिहार के जन जन तक ये आवाज गया है कि नीतीश कुमार और सुशील कुमार मोदी और मोदी जी मिलकर उनको फंसाए हैं और यह राजनीतिक बदले की भावना से की गई है। और इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। तेज प्रताप और तेजस्वी के बीच में मतभेद की खबरें लगातार आती तेज है। प्रताप और तेजस्वी दोनों ने प्रचार किया है पाटलिपुत्र में, आपने देखा नहीं? वो अपने कैंडिडेट कुछ उतारना चाह रहे थे, तेज प्रताप अपने कैंडिडेट उतारना चाह रहे थे, उस बात को लेकर भी मतभेद हुआ था उसमें। लेकिन जिसका आप हवाला दे रहे हैं, समाचार पे ना जाए, सारा वो यूजुअल क्यों नहीं था? वो कहीं एक रेयर पिक्चर क्यों थी जिसका हवाला आप दे रहे हैं? नहीं, रेयर पिक्चर नहीं थी। जो प्रचार बिहार में चले वो आप देखें, प्रचार को फॉलो कीजिए। जो आप कह रहे हैं ना कि वो केवल भ्रम है। सारण में कोई दूसरा कैंडिडेट नहीं, पूरा आरजेडी एकजुट था। ये आपको नहीं दिखा, आपको दिख जाएगा 23 तारीख को। अभी जो आखिरी रैली रामदास अठावले साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रामदास साहब, ये आपके लिए शायद एक प्लेजेंट फिगर होगा जो इस वक्त नजर आ रहा है। आरपीआई बड़ी खुश होगी इसको लेकर। आप तो कहते हैं ना ये एग्जिट प्लान नहीं है, ये एग्जिट पोल है और ये करीब हो सकता है सच्चाई के। हाँ, जो एग्जिट पोल है, एग्जिट पोल एनडीए की सरकार लगभग आएगी, इसी तरह का एग्जिट पोल है। और मुझे लगता है कि 2014 का चुनाव हम नरेंद्र मोदी जी के नाम पर जीते थे, अभी ये चुनाव हम काम पर जीतेंगे।
और एक चुनाव में हमको ये फायदा हो रहा है कि भाई अपोजिशन ने मोदी जी पर, अमित शाह पर इतने अटैक किए हैं कि ये इसके पहले मतलब दूसरे कोई चुनाव में इसी तरह के एक दूसरे पर अटैक हुए नहीं। और मतलब राजनीति में इतनी दुश्मनी करना ठीक नहीं है, इतना गुस्सा उतारना ठीक नहीं है। आप लोग एक दूसरे फिगर की जो दिखाई दे रहा है एनडीए का, इसमें आपकी सीट तो है ना अठावले साहब? हाँ, आपकी सीट तो शामिल है ना इसमें? ये जो हमारा फिगर दिखाई दे रहा है इसमें नहीं, मैं तो समझा नहीं, मैं समझा नहीं क्या आप जीत रहे हैं और आप जीत रहे हैं? आप जीत रहे हैं या नहीं? नहीं, मेरी सीट तो मैं राज्यसभा में हूँ और मैं अच्छा अठावले साहब ये बात कर रहे बताइए, हैं। अठावले साहब ये बताइए कि आप लोग कितना एक्सपेक्ट कर रहे थे एनडीए में, कितना एक्सपेक्ट कर रहे थे आप लोग? योगी जी तो एनडीए 300 प्लस बोल ही रहे थे। एक्सपेक्ट कर रहे हैं, 300 के ऊपर हम एनडीए एक्सेप्ट कर रहे हैं और एनडीए को क्लियर बहुमत मिलेगा ऐसा पूरा हमें विश्वास है। और जो रुझान आना अभी बाकी है, लेकिन एनडीए को क्लियर बहुमत मिलेगा। अठावले साहब एक सवाल सिर्फ, क्या दलित वोट बीजेपी को मिलेगा या नहीं, प्लीज? हाँ, तो दलित वोट जो है, ये दलित वोट बीजेपी को इसलिए मिलेगा कि 5 सालों में बाबा साहब अम्बेडकर जी के मेमोरियल के सारे काम पूरे हुए और मुंबई में हिंदू मिल का जो 3600 करोड़ कीमत का जो एनटीसी का मिल था, हिंदू मिल, वो बाबा साहब के मेमोरियल के लिए दिया है। वहां उसका काम 800 करोड़ में एक बड़ी शुरू हुआ है। बात, और बाबा साहब दलितों को अम्बेडकर जी के बारे में क्या मोनोलिथिक वोट के तौर पर लिया जा सकता है कि दलित जहां भी वोट देंगे या जिधर भी सोचेंगे एक तरफा और एक थक्का सोचेंगे? ये शिव साहब, आपने जब ये फाइंडिंग्स निकाली तो दलितों को लेकर, खासतौर से उनकी सोच को लेकर, क्योंकि ये बात कही जा रही है कि मेमोरियल बनाया बाबा साहब अम्बेडकर बनाए, इज इट अ मोनोलिथिक चंक दलित? नहीं, ऐसा नहीं है। आप यूपी में आप देखें और कहीं और पे भी देखें तो वहां पे डिस्ट्रीब्यूट तो हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही तरफा जा रहे हैं। मोदी जी को या बीजेपी को वोट इसलिए भी मिल रहे हैं क्योंकि उनके बहुत सारे अलग अलग चीज हैं। कोई उनको बालाकोट पे वोट दे रहा है, कोई किसी और चीज पे दे रहा है, तो अलग अलग चीजों पे वोट दे रहे हैं। कोई एक सिंगल चीज नहीं है जो वो जिसपे वो वोट मांग रहे हैं। और ये आपने जैसे फेजेस हैं उसके तौर पे भी आप अगर देखें तो फेजेस में कॉन्सेंट्रेशन चेंज चूंकि हुआ है। दलित वोट बैंक की बात आई है तो इस पर हम वापस चलेंगे अठावले जी के पास। अठावले जी, आप कह रहे हैं कि दलित वोट मिलेंगे बीजेपी को, ठीक है, आपका ये स्पेकुलेशन है, लेकिन अभी हमने देखा था कि उदित राज नाराज होकर पार्टी छोड़ गए थे और ये आरोप लगाते हुए उन्होंने पार्टी छोड़ी थी कि मोदी सरकार दलित विरोधी है। मुझे लगता है कि अगर मोदी सरकार दलित विरोधी थी, बीजेपी दलित विरोधी थी, तो मतलब उदित राज जी ने बीजेपी में आने की आवश्यकता नहीं थी। वो आने के बाद उनको महसूस हुआ ना, जब अंदर आ गए तब महसूस हुआ उनके मुताबिक। नहीं, मायावती भी अभी बोल रहे कि भाई ये मनुवादी है, लेकिन 3 बार मुख्यमंत्री बनी बीजेपी के सपोर्ट से। तो मतलब ये तो जब उनके साथ रहते तब और आरोप लगाने का काम करते हैं, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है कि बीजेपी दलित विरोधी है, नरेंद्र मोदी तो दलित विरोधी है, ऐसा मुझे बिल्कुल नहीं मनीष लगता है। अवस्थी, हमारे चीफ पॉलिटिकल एडिटर, आपसे एक सवाल करना चाह रहे हैं। अठावले साहब, आठवले साहब, महाराष्ट्र में डॉक्टर प्रकाश आंबेडकर जो चुनाव लड़ रहे हैं, क्या आपको नहीं लगता कि उसका फायदा सीधे आपको होगा और कांग्रेस को नुकसान? क्या वो आपके लिए लड़ रहे हैं मैदान? हाँ, तो प्रकाश आंबेडकर जी की जो वंचित आघाड़ी है, ये मतलब उन्होंने 48 सीटें खड़ी की है और उसका सीधा फायदा बीजेपी को, शिवसेना को यहाँ हो रहा है। और इसीलिए महाराष्ट्र में हमको बहुत ज्यादा नुकसान होगा नहीं। जो कांग्रेस की तरफ जाने वाला वोट कटवाने का काम प्रकाश आंबेडकर के कैंडिडेट ने तो वो आप लोगों के कहने पे किए क्या? जरूर मतलब महाराष्ट्र में उसका फायदा होगा। आठवले साहब, वो आपके कहने पर उन्होंने ये रणनीति अपनाई है? क्या वो आपके लिए काम कर रहे हैं महाराष्ट्र? अभी महाराष्ट्र में तो अभी वो बीजेपी वाले जानते हो गए, लेकिन बीजेपी को फायदा होने के लिए मतलब उनकी ये वंचित आघाड़ी है। अगर ये वंचितों को सत्ता देने वाली आघाड़ी होती थी तो उन्होंने बीजेपी के साथ या कांग्रेस के साथ जाना चाहिए था, लेकिन अलग वोट कटवाने का काम करने की कोशिश उन्होंने की है और उसका सीधा फायदा बीजेपी को, शिवसेना को होगा। तो यूपी में ऐसा कुछ फायदा होगा? जाटो वोट मायावती, बहन मायावती को छोड़कर आपके झोली में आएगा? नहीं, जाटो वोट जो है, जाटो वोट पूरा मायावती को मिलेगा नहीं, लेकिन वहां जो जाटो छोड़कर 11, 12, 13% वोट नॉन जाटो का है, तो नॉन जाटो का जो वोट है वो बड़ी संख्या में बीजेपी को मिलेगा
और जाटो कम्युनिटी का भी जो वोट है, जो लोग देख रहे हैं कि भाई मोदी जी कितना अच्छा काम कर रहे हैं, तो ऐसे कुछ जाटो समाज के लोग भी मतलब बीजेपी को वोट देंगे और मायावती को एक ऐसा क्यों होगा वोट मतलब रामदास अठावले साहब, ये क्यों होगा? क्या ये डेवलपमेंट की पॉलिटिक्स की वजह से होगा कि जाति की जकड़ टूटेगी, या इस वजह से होगा कि कम्युनल पॉलिटिक्स का कार्ड खेला गया है? हाँ, मुझे लगता है भाई कम्युनल का जो कार्ड है हम नहीं खेल रहे, मायावती और अखिलेश यादव खेल रहे हैं, मतलब दलित और ओबीसी को। देखिए इसमें जाति का जो कम्युनल कार्ड नहीं खेल रहे हैं। सबसे बड़े कम्युनल पार्टी तो आप है। हो सकता है क्या? और आप दलित और पिछड़ा की बात करते हैं। मार्च में और अप्रैल में पूरा देश का दलित पिछड़ा खड़ा हुआ, तब जाके अध्यादेश लाए। पूरे देश के दलितों और पिछड़ों को क्यों खड़ा होना पड़ा? आपने तो जो अध्यादेश भी लाया वो पूरे दबाव में लाया। पूरा देश के जब दलित पिछड़े खड़े हुए तब लाया आपने। पिछले 2 साल तो आपकी बात सही है कि भाई उसके बाद आपने देखा है कि एट्रोसिटी एक्ट का बिल पार्लियामेंट में लाकर सरकार ने पास किया है। दलितों की भावना का विचार करते हुए सरकार ने, नरेंद्र मोदी सरकार ने एट्रोसिटी एक्ट को पूरा संरक्षण देने वाला कानून बनाया है, ये आप लोग जानते हैं। तो इसीलिए सरकार ने निर्णय ले लिया है। नहीं, लेकिन उसका तो ये आरोप लगता है ना कि वोट बैंक की वजह से ये सब कुछ करना पड़ा, अध्यादेश लाना पड़ा वोट बैंक की वजह से। नहीं ठीक है अभी नहीं ऐसा तो नहीं, हम लोग उधर थे, पासवान जी थे, मैं था, हमारे गहलोत जी थे, हम प्रधानमंत्री जी को मिलकर कोशिश कर रहे थे। लेकिन बीच में किसी संगठन ने मतलब जो बंद का आह्वान किया उसमें थोड़ा संघर्ष हुआ, लेकिन सरकार ने एट्रोसिटी एक्ट को पूरा संरक्षण देने का कानून बनाया है। तो अठावले साहब, ये जो आपका सरकार का जादू है, ये दक्षिण भारत में क्यों नहीं चल पाता है? वहां की दलित समुदाय पर क्यों नहीं चल पा रहा? कर्नाटक में चलेगा, जहां से आपको थोड़ी सीट मिलने की थोड़ी आशा है। साउथ इंडिया में चलेगा, अभी हमारी कोशिश जारी है। अभी साउथ इंडिया में बीजेपी इतनी स्ट्रांग है ही नहीं है, लेकिन आगे जरूर मतलब हमारी कोशिश है कि भाई साउथ इंडिया के दलितों को भी हमारी तरफ खींचने का काम हमारा चल रहा है। रिपब्लिकन पार्टी को भी वहां बढ़ाने का काम चल रहा है। अब अगर थोड़ा उसमें सफलता मिलेगी तो दलितों का वोट अच्छा मिलेगा हमको। अच्छा, एक चीज और अठावले साहब, अभी हम देख रहे हैं कि अभी विपक्ष में बड़ी हलचलें तेज हो गई हैं और चंद्रबाबू नायडू साहब जो है वो तीसरे मोर्चे का झंडा थामे हुए लगातार पूरे विपक्ष को एकजुट करने में लगे हुए हैं। सबके घर जा रहे हैं, अभी सोनिया गांधी से मिल लिए, अखिलेश यादव से मिल लिए, मायावती से मिल लिए, एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है थर्ड फ्रंट के लिए। आपको लग रहा है कुछ संभावना उसमें दिख रही है? नहीं, मुझे लगता है कि चंद्रबाबू नायडू जी टाइम पास कर रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू जी उनके आपके साथी थे, ऐसा ना बोलिए। आज जगनमोहन रेड्डी ज्यादा सीटें जीत रहे हैं, तो उनकी कोशिश जो है, उनकी कोशिश के लिए मतलब ना जगनमोहन रेड्डी सपोर्ट करेंगे। एक वक्त पर साथी थे आपके सर, ऐसा ना बोलिए। तो मोदी जी ने उनको विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया, इस वजह से नाराज होकर अलग चले गए। कह रहे थे हम तो साथ थे, लेकिन मोदी जी ने हमारी सुनी नहीं। 23 को पता चल जाएगा कौन बाहर जाएगा। नहीं, लेकिन ये बात बड़ी अहम आपने कही। वो रोहित की क्या चंद्रबाबू अलग चले गए, लेकिन वहां से जगनमोहन रेड्डी हमारे साथ आएगी, अठावले साहब हमारे साथ आएगी, नवीन पटनायक हमारे साथ आएगी। नहीं तो क्या इस चीज का गलत मैसेज नहीं जाएगा कि जब पहले गठबंधन करते हैं, सरकार बना लेते हैं, उसके बाद फिर सुनते नहीं है? इस चीज का गलत मैसेज नहीं जाएगा आपके जो एलाइज हैं बाकी? और क्योंकि शिवसेना भी वक्त वक्त पर नाराज होती रहती है। नहीं, नाराज होते रहते हैं। अभी नाराज उन्होंने नहीं होना चाहिए था, उनको पूरा पैकेज देने की जिम्मेदारी सरकार की थी, सरकार पैकेज दे रही थी, लेकिन चंद्रबाबू नायडू जी ने मतलब एनडीए छोड़ने का निर्णय गलत ले लिया था। तो अभी एक राज्य अगर स्वतंत्र दर्जा मांगेगा तो हर राज्य मांगेगा, तो ये भी भारत सरकार की डिफिकल्टी है। तो इसीलिए मतलब एक राज्य को तो दर्जा देगा तो सब राज्यों को तो दर्जा देना पड़ेगा। तो मनाया जा सकता था, लेकिन उस राज्य के डेवलपमेंट के लिए सरकार ने मदद करनी चाहिए। उनको मनाने की कोशिश नहीं हुई थी क्या? बीच का रास्ता भी निकालने की कोशिश नहीं हो पाई थी उस दौरान? मैं कह रहा हूं उनको मनाने की कोशिश नहीं हुई थी, बीच का कोई रास्ता निकालने की कोशिश नहीं हुई थी? पुराने एलाई थे, पुराने साथी थे, छोड़ के चले गए। नहीं, रास्ता निकालने की कोशिश हुई थी ना, मतलब स्वतंत्र दर्जा छोड़कर जो मतलब वहां डेवलपमेंट का, रोड डेवलपमेंट का काम है, इरिगेशन का काम है, पीडब्ल्यूडी का काम है, मतलब वो इतने परेशान हो गए थे कि उनको संसद में बाहर प्रदर्शन करना पड़ा था, उनके सांसद बैठ के विरोध करने लगे थे। सरकार तैयार थी नहीं, ये सब बजट देने के लिए सरकार तैयार थी, मैक्सिमम जितना पैसा साहब आपने एक बात कही, अभी शिवसेना को लेकर सवाल पूछा गया था और आपके चेहरे पर हाँ वो तो नाराज होते रहते हैं, मतलब उनकी नाराजगी को बहुत गंभीरता से लगता है लिया नहीं जाता एनडीए में। और दूसरे आप मातोश्री के करीब रहकर आप इस तरह का रिएक्शन दे रहे हैं, ये
इसकी वजह कुर्बत है कि आप ऐसा अफोर्ड कर सकते हैं? रहते हैं नहीं, लेकिन वो उनकी जो डिमांड थी, डिमांड तो सरकार के लिए मतलब कर्नाटक इतना मुमकिन नहीं था ना। मैं आपको ये बता रहा हूँ, एक राज्य को दर्जा देंगे तो हर राज्य मांगेगा, तो सरकार कैसा करेगी फिर? लेकिन उनको उनके डेवलपमेंट के लिए पैसा देने की सरकार की तैयारी थी, लेकिन उसके लिए हमारे दुबे साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं और बेकरार हैं, घड़ी भी देख रहे हैं। माफ कीजिए, बहुत देर से आपके पास हम लोग आ नहीं पाए क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोगों के साथ बातचीत चल रही है। राघवेंद्र साहब, ये फिगर्स और इसमें अलाइज खुद को, पिछली बार तो अलाइज ने ये समझ लिया था कि अब तो साथ बने रहने में ही ठीक है। इस बार अलाइज अपने आप को कहां पा रहे होंगे एनडीए के इस कुनबे में भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले, अगर फिगर यही सच होता है तो? पहली बात तो ये कि जो आपका आकलन है, एग्जिट पोल और जो आंकड़े आप दिखा रहे हैं, मैं इसे कतई इत्तेफाक नहीं करता हूं। आपके हिसाब से स्थितियां क्या बनेंगी? इससे एकदम इत्तेफाक नहीं करता हूं, और उसकी वजह है कि थोड़ा सर्वे या एग्जिट पोल नहीं, मैं आपका आकलन थोड़ा हमको कह लेने दीजिए जी। या प्रिंट मीडिया में मैं रहा हूं तो हमने मूड गेजिंग प्रोग्राम चलाए हैं, हमने भी लाख लोगों के बीच क्वेश्चनर्स भेजे हैं और उनसे एक निष्कर्ष निकालने की कोशिश की है, तो वो मेथड मैं जानता हूं। लेकिन इसमें कहीं भी आप अपनी बायसेस से, अपने इंटेंशन से और अपने मोटिव से इनकार नहीं कर सकते हैं। लिहाजा मैं ये स्पष्ट करूं कि मैं इससे इनकार करता हूं। चलिए, आप इससे इत्तेफाक ही नहीं रखते। हाँ। टीएस सिंहदेव साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, छत्तीसगढ़ से कांग्रेस के लीडर हैं और स्वास्थ्य मंत्री हैं, इस वक्त हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं। टीएस सिंहदेव साहब, हमारा जो एग्जिट पोल का आकलन है वो भी आप देख रहे होंगे। कुल मिला के यूपीए के लिए फिर से एक बार कोई बहुत रोजी तस्वीर नहीं है और एक बार फिर से एनडीए सरकार बनाता हुआ नजर आ रहा है। जी, इसमें लगभग ये स्पष्ट रहेगा कि ना यूपीए ना एनडीए दोनों की बहुमत नहीं आने वाली, और जो असंबद्ध दल रहेंगे उनके साथ जुड़ के सरकार बनेगी। ये मेरा व्यक्तिगत आकलन है। आपको बाबा भी कहा जाता है, तो आप क्या ज्योतिषाचार्य बाबा की तरह आप ये प्रेडिक्शन कर रहे हैं? और क्योंकि आपने वाकई इतने बड़े मार्जिन से एक तरीके से बेदखल किया है वहां से सत्ता से भारतीय जनता पार्टी को, इसके पीछे कोई बेस भी है, या आप नहीं देना चाहते एनडीए को उतने नंबर, तो आप यूपीए को भी नहीं दे रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं? टीएस उसके इनिशियल्स जुड़ गए तो टीएस बाबा हो गया। मैं ज्योतिषाचार्य नहीं हूँ, ज्योतिषाचार्य या ज्योतिष से मैं बहुत दूर रहता हूँ जी। अभी कितना आप वाले में कितना आकलन कर रहे हैं टी सिंहदेव साहब? बाबा आपसे पूछ रहे हैं कि इस बार आकलन आपका क्या है अपने फिगर्स के बारे में, यूपीए के बारे में? विधानसभा में तो आपने दिनेश जी, मुझे लगता है नेता ऐप के भी जो फिगर्स हैं वो सामने आ गई हैं जी। नेता ऐप की जो जी, छत्तीसगढ़ 7 से कम नहीं आना चाहिए। 7 से कम आएगा तो 7 से कम 11 में से 7 से कम नहीं आना चाहिए, कांग्रेस का ऐसा कहना है टीएस सिंहदेव साहब का। लेकिन नेता पोल लगातार, नेता एप्लीकेशन के जरिए भी हमने ये समझने की कोशिश की कि देश का मूड क्या है। अभी आपने पोल स्टेट के जरिए तो ये समझा कि क्या कह रहा है देश का मिजाज, लेकिन ये है नेता पोल के आंकड़े। बिल्कुल, और वो बता रहा है, नेता पोल का जो आंकड़े हैं वो ये बता रहा है कि दिल्ली में 5 सीटें बीजेपी जीत रही है और 2 सीटें कांग्रेस के साथ जाती हुई दिख रही है। मतलब इस हिसाब से तो ये थोड़ा सा उदार लग रहे हैं मुझको। नेता एप्लीकेशन के जरिए जो फाइंडिंग्स आई हैं उसमें 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी को और 2 सीटें दिल्ली के अंदर, 7 में से 2 सीटें कांग्रेस को नेता एप्लीकेशन की फाइंडिंग्स में जाती हुई नजर आ रही है। लेकिन मजे की